साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 डेज 7 मैराथन के दूसरे क्लास की, जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे क्लास 9th कंप्लीट बायोलॉजी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के 7 डेज 7 मैराथन के पहले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के केमिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर को देखा था। आज मेरे मित्र हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हर एक बार की तरह इस बार भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो आप आज के इस सेशन में क्वेश्चन करेंगे वो किस किस चैप्टर के होंगे। तो मेरे मित्र, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार बायोलॉजी में आपको दो महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 9th में। कौन कौन सा? तो पहला है आपका सेल और दूसरा है टिश्यू। तो पहले हम लोग सेल के एग्जाम्पलर क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम लोग टिश्यू के एग्जाम्पलर क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा कि मेरे मित्र, आज है आपका 22 नवंबर और द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे ऑफर का आज है अंतिम दिन। तो अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी 9th एंड 10th के सभी चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ साइंस फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच या फिर मिशन 2025 बैच में। मेरे मित्र, एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच, जो कि आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिस्कशन बैच है, इसको केवल और केवल आप आज रात 12 बजे तक 199 में इनरोल कर सकते हैं। और जो मिशन 2025 बैच है, जिसमें साइंस फाउंडेशन और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन दोनों आपको मिल जाएगा, इसको केवल और केवल आज रात 12 बजे तक आप 299 में इनरोल कर सकते हैं। बहरहाल आइए हम लोग बात करते हैं अपने सेल एग्जाम्पलर के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन है आपका जीवाणु, फिर है अमीबा, विषाणु और शुक्राणु। सवाल आपसे ये करा जा रहा है कि इन चारों में से किसको क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्रिस्टल जब हो गया तो ये क्या हो गया? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी निर्जीव हो गया। क्या हो गया? निर्जीव हो गया। जबकि आप जीवाणु की बात करो, अमीबा की बात करो, शुक्राणु की बात करो, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इन सभी में जान होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रिस्टल बनाने की बात की जा रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे विषाणु यानी कि वायरस। अब ये विषाणु जो है क्रिस्टल रूप में क्यों आ सकते हैं? तो आपको मैंने बताया है कि अगर हम लोग बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद की, इसकी चर्चा करते हैं कोशिका सिद्धांत अपवाद की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा वायरस है यानी कि जो विषाणु है, ये क्या होता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर इसके बॉडी में झिल्ली जैसी संरचना नहीं पाई जाती है और ये सजीव के साथ सजीव जैसा बिहेव करता है और निर्जीव के साथ निर्जीव जैसा बिहेव करता है। और चूंकि इस पे सेल थ्योरी लागू नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी याद रखना, इसको हम लोग अकोशिकीय, क्या बोलते हैं? अकोशिकीय जीव बोलते हैं। या आप कह सकते हो कि ये हमारा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। जीव तो हालांकि बोलते ही नहीं है, आप ये कह सकते हो अकोशिकीय संरचना होती है इसकी, मतलब इसमें कोई कोशिका ही नहीं होता। ध्यान देना कि जब ये सजीव के साथ सजीव की तरह बिहेव करता है तो ये क्या करता है सर? सजीव के संपर्क में जैसे ही आता है ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, यानी कि अपना गुणन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से इसकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। मेरे मित्र याद रखेंगे, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि विषाणु की खोज किसने करा, तो आप सभी ध्यान देना कि विषाणु की खोज इवानोवस्की ने करा। किसने करा? इवानोवस्की ने करा। और साथ ही आप सभी ये ध्यान रखना, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सभी कहेंगे विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता। नेक्स्ट मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में जीवाणु है, तो आप सभी ध्यान रखना कि जीवाणु का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसकी सेल प्रोकैरियोटिक मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। और याद रखना आप सभी कि अगर हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जो आपका जीवाणु विज्ञान का जनक है, उसे किसे माना जाता है? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। ना हो तो इस चीज को आप सभी कहीं पे मेंशन कर लेंगे। क्या मेंशन करेंगे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे बोलेंगे? आप सभी ध्यान रखना कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है।
और अमीबा तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है ही। और शुक्राणु की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी सेल के रूप में इसको देखते हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका फूल जाएगी, कोशिका फूल जाएगी यदि पहला ऑप्शन है कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। दूसरा है कि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। और कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर के जल के अणुओं की सांद्रता समान हो। जल के अणुओं की सांद्रता महत्व तो नहीं रखती है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे भाई आप सभी क्या कहोगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका फूल जाएगी, तो आप सबों को मालूम है कि कोशिका का आकार परिवर्तन होता है। और कोशिका का जो आकार परिवर्तन होता है वो किसके वजह से होता है? तो कोशिका द्वारा जल को अवशोषित करने और कोशिका के शरीर से जल के बाहर निकलने के चलते कोशिका की आकार क्या होती है? परिवर्तित होती है। और आपको मालूम है कि जो कोशिका में जल या तरल पदार्थ का आवागमन होता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू? परासरण प्रक्रिया के थ्रू होता है। और परासरण क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग मतलब परासरण के बेस पे विलयन की चर्चा करें तो आप क्या कहेंगे कि सर जो विलयन है वो हमारा 3 प्रकार का होगा। अल्प परासरण, अल्प परासरण दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन, परासरण दाबी विलयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें इस विलयन में जो जल की सांद्रता होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर अल्प परासरणी दाबी विलयन में किसी भी कोशिका को रखा जाए तो कोशिका क्या होगी? आप सभी कहेंगे कोशिका फूल जाएगी। कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी। अब नेक्स्ट दूसरा होता है आपका संपरासरण, संपरासरण दाबी विलयन, संपरासरण दाबी विलयन। और संपरासरण दाबी विलयन में कोशिका के अंदर जल की सांद्रता और कोशिका के बाह्य माध्यम में उपस्थित जो विलयन होती है उसकी सांद्रता समान होती है। इसलिए जल के अणु जितना अंदर जाते हैं उतना ही बाहर आते हैं। तो संपरासरणी दाबी विलयन जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जा रहा है, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जा रहा है, इसमें क्या होगी? आप कहेंगे कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना आप सभी कि नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है अति परासरण दाबी विलयन। अति परासरण, अति परासरण दाबी विलयन। अब मेरे मित्र याद रखना कि अति परासरण दाबी विलयन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी कोशिका को रखेंगे तो वो कोशिका क्या होगी? आप कहेंगे सर जल का ह्रास करेगी और कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कोशिका फूल जाएगी, कहाँ फूलेगी? आप कहेंगे अति परासरणी, सॉरी, कोशिका सिकुड़ जाएगी अति परासरणी दाबी विलयन में और कोशिका फूल जाएगी अल्प परासरण दाबी विलयन में। कोशिका फूल जाएगी तो मतलब कोशिका जल का अवशोषण करेगी और कोशिका जल का अवशोषण तभी करेगी जब जल का जो मतलब जलीय विलयन का जो बाह्य माध्यम होगा उसमें जल के अणु की सांद्रता ज्यादा होगी। तो मेरे मित्र पहले ऑप्शन में है कि कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। अगर कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी और बाहर में जो है कम होगी तो आप कहेंगे सर पानी निकलेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्प परासरणी दाबी विलयन में जो कोशिका के बाहर मौजूद विलयन की सांद्रता होगी उसमें जल के अणुओं की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी और इसी वजह से कोशिका के अंदर जा पाएगा जल और कोशिका फूल जाएगी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं?
आप सभी कहेंगे सर जी डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन से। सीधा सा सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए एवं प्रोटीन। गुणसूत्र क्या करते हैं? तो सर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण होते हैं उसका हस्तांतरण करते हैं। और जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन है? डीएनए है। और मेरे मित्र याद रखना कि डीएनए कोशिका विभाजन के थ्रू कैसे होता है? तो आप सभी कहते हैं कि जब हमारा कोशिका विभाजित होता है तो उस समय क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है सर? छोटे छोटे छड़ जैसी संरचना में टूट जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में किसे देखा जाता है? डीएनए को देखा जाता है। और डीएनए की क्रियात्मक इकाई आप कहेंगे जीन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? पहला है कि यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, आप कहेंगे बिल्कुल, और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। दूसरा है कि यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, ये भी सही है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य रूप से कोई ना कोई प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कहाँ बन रहा है? राइबोसोम में। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम के निर्माण में ये राइबोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है कि यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। और चौथा है कि यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ये दोनों ही गलत है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन एंजाइम के लिए उपयोगी होती है। तो हमारा सही केवल और केवल 1 और 2 होगा, और गलत क्या हो जाएगा? 3 और 4 दोनों गलत हो जाएंगे। तो मेरे मित्र सही ऑप्शन कौन लेके जाएगा? क्योंकि हमें राइबोसोम का कार्य नहीं है ये सेलेक्ट करना है, तो राइबोसोम का कार्य ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 नहीं है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका संबंध अंतःद्रवी जालिका से नहीं? अंतःद्रवी जालिका, मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान देना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका में क्या करती है? तो सर जो प्रोटीन है उसको कोशिका के विभिन्न भाग में पहुंचाने का कार्य करती है। और मेरे मित्र इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुरदरा सरफेस होता है उस पर राइबोसोम की मौजूदगी होती है, और वो प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है। तो कहा जा रहा है कि इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रवी जालिका से नहीं है? पहला है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगम चैनल की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जब ये कोशिका के हर एक भाग में प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि जो कोशिका का भाग होगा वो कोशिका द्रव और केंद्रक होंगे, और इसके बीच में एक चैनल के रूप में कौन काम करेगा? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा। नेक्स्ट है यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल है, जबकि आप सबों को मालूम है कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अंतर्द्रवी जालिका से संबंधित नहीं होगा। जबकि चौथे में है कि यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मेरे भाई जो सवाल है कि इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रवी जालिका से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी का संबंध क्या है सर? अंतर्द्रवी जालिका से नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया से है, जिसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि परासरण की कुछ परिभाषा नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। पहला है कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, बिल्कुल सही है मेरे मित्र। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणुओं की गति किसी विभेदक पारगम झिल्ली से उच्च विलय सांद्रता की ओर होती है। तो उच्च विलय सांद्रता का मतलब क्या हुआ? जो विलय पदार्थ होगी उसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो विलायक होगा वो कम, और विलायक के रूप में जल होगा तो जल की मात्रा कम होगी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर जल की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि विलायक अणु का अधिक सांद्रता, इसमें झिल्ली शामिल नहीं किया गया इसलिए गलत होगा। पारगम झिल्ली से होकर विलायक अणु का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना नहीं, अर्ध पारगम झिल्ली या विभेदक पारगम झिल्ली कहते हैं। फिर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, बिल्कुल गलत होगा। सही स्टेटमेंट परासरण के लिए सही परिभाषा केवल और केवल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। जीव द्रव कुंचन, मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी ध्यान रखना, इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और चेला जी याद रखेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस पादप कोशिका में देखने को मिलती है जब पादप कोशिका में जल हानि के चलते
कोशिका झिल्ली सहित पादप कोशिका की जो अन्य आंतरिक पदार्थ होती है वो सिकुड़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। और जीव द्रव कुंचन कब होगा, जब पादप कोशिका से जल का हानि होगा। जल का हानि किसी भी कोशिका से कैसे होगा, तो सर जब वो अति प्रासरण दाबी विलयन में रखे जाएंगे तभी कोशिका क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो सवाल वही है कि पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, अल्प प्रासरणी माध्यम में प्रद्रव जालिका का टूटना, बिल्कुल नहीं। अल्प प्रासरणी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना, बिल्कुल नहीं। केंद्रक द्रव का सिकुड़ना, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीव द्रव कुंचन का मतलब क्या हुआ, जीव द्रव कुंचन का मतलब हुआ कि पादप कोशिका द्वारा जल हानि के कारण पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सहित अन्य आंतरिक पदार्थों का संकुचित हो जाना क्या कहलाएगा, आप कहेंगे जीव द्रव कुंचन। और ये जीव द्रव कुंचन तब देखने को मिलेंगे जब मेरे मित्र क्या होगा, तो सर कोशिका से पानी बाहर आएगी। जब बाहर आएगी तो मतलब साफ है, यहाँ पे हमें अति प्रासरणी दाबी विलयन होनी चाहिए, यानी कि अति प्रासरणी दाबी माध्यम में कोशिका द्रव सिकुड़ जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर अति प्रासरणी रहता तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अति प्रासरणी नहीं है, इसीलिए सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि पहला चीज तो रसधानी में भी आपका एकल झिल्ली होता है और लाइसोसोम में भी एकल झिल्ली होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ये आप अपने कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि अगर कभी भी आपसे सवाल करा जाए कि एकल झिल्ली वाला एकल झिल्ली वाला एकल झिल्ली वाला कोशिकांग एकल झिल्ली वाला कोशिकांग, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एकल झिल्ली वाला कोशिकांग में लाइसोसोम भी आ जाएगा, लाइसोसोम भी आ जाएगा जिसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, और रसधानी यानी कि वैक्यूल्स भी आ जाएगा। और याद रखना आप सभी कि रसधानी की वैक्यूल्स की एकल झिल्ली को, रसधानी की एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप ये दोनों बी और सी दोनों याद रखेंगे। अगर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो एक को हटाना होगा। ये एनसीईआरटी का एक फॉल्ट है, दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि गलत वाक्य को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको लिखाया है। फिर है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लबक में डीएनए होता है, इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, बिल्कुल सही है मेरे मित्र। कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लबक इन तीनों में क्या होता है सर, डीएनए की मौजूदगी होती है और इसीलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में क्या है, समर्थ है। फिर है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी बात सही है। कोशिका द्रव को प्रद्रव भी कहा जाता है, मेरे मित्र ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रद्रव बोला जा रहा है, प्रद्रव को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव। क्या कहते हैं, जीव द्रव। और इसी को इंग्लिश में क्या होता है सर, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और मेरे मित्र मैंने आपको बताया है कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव की जब हम लोग चर्चा करते हैं, जीव द्रव की हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी याद रखना कि कोशिका द्रव प्लस केंद्रक के सम्मिलित रूप को, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे जीव द्रव कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है मेरे मित्र कि यहाँ पे जब जीव द्रव हमारा कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों है और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जा रहा है, कोशिका द्रव, तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत होगा और गलत वाक्य चूज करना है। सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि सही वाक्य ढूंढिए। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्दाबी जालिका आरईआर से बने होते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मैंने बताया है कि लाइसोसोम का जो एंजाइम होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है सर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। क्यों, तो अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा करा है कि एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, आप सभी कहते हैं सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हमें ये याद रखना होगा कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है
और लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आप कह सकते हो आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। फिर है कि रुक्ष अंतःदाबी जालिका एवं चिकनी अंतःदाबी जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है। जबकि मेरे मित्र आप सबों को क्या मालूम है कि जो आपका लिपिड और प्रोटीन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे लिपिड जो है वो रुक्ष अंतःदाबी जालिका दिया है, क्रमशः बोला गया है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लिपिड या वसा इसका स्रवण किसके थ्रू होता है? चिकनी अंतःदाबी जालिका के थ्रू होता है। क्रमशः के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिपिड जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। ये होना चाहिए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्या बनाती है? तो सर प्रोटीन और लिपिड, तब ये हमारा सही होता। लेकिन क्रमशः करके लिपिड और प्रोटीन कह रहा है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतःदाबी जालिका कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है, बिल्कुल नहीं। और यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव में केंद्रकाभ होता है, जबकि ये केंद्रकाभ हमको कहां मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। इसलिए मेरे मित्र ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपसे पूछा जा रहा है कि सही वाक्य को ढूंढिए, तो सही वाक्य क्या है आपका? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। बाकी के बी सी डी क्या है? गलत वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अविषरहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया है कि एससीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कोशिका होती है वो मानव शरीर के यकृत कोशिका में क्या करती है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ड्रग्स और जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका निराविषीकरण करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन लेके जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा, यानी कि चिकनी अंतःद्रावी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। मेरे मित्र सवाल है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए, आप सभी याद रखना मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब सेल चैप्टर को आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हमने एक बायोजेनेसिस नाम की शब्द की चर्चा करा था, जिसको झिल्ली जीवात जनन बोला जाता है। प्रोटीन और वसा की सहायता से कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रक्रिया झिल्ली जीवात जनन बायोजेनेसिस कहलाता है। और मेरे मित्र आपसे सवाल है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। तो आप सबों को मालूम है कि जो लिपिड है वो तो एससीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनेगा, और जो प्रोटीन है वो आरईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में केवल रुक्ष अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पे प्रोटीन की बात करी जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? तो सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आरईआर एंड आप कह सकते हो एसईआर, ये दोनों होंगे, क्योंकि जो आपका प्रोटीन है उसका निर्माण तो आरईआर के थ्रू हो जाएगा, लेकिन जो लिपिड है इसका स्रवण किसके थ्रू होगा? एसईआर। क्योंकि हमारे ऑप्शन में अंतःद्रवी जालिका नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप इसको आरईआर और एसईआर करते हो तो भी सही होगा, या फिर यहां से अगर हम ये रुक्ष हटा दें तो हम सीधे कह सकते हैं अंतःद्रवी जालिका जो है वो क्या करता है? तो सर कोशिका झिल्ली के निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का स्रवण करता है। अब जैसे ही अंतःद्रवी जालिका कहेंगे तो उसमें आरईआर और एसईआर दोनों आ जाएंगे, तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा, ये आपके कंसेप्ट के बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र, आप सभी कहेंगे केंद्रकाभ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? सर डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। केंद्रिका, केंद्रक में जो गोल संरचना होती है उसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। बाद बाकी केंद्रक तो आप सभी समझ रहे होंगे। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है। क्या कहेंगे कि गुरुजी कुछ परिस्थिति में ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में भी शामिल होता है। और अंतःद्रवी जालिका आप कहते हैं सर ये प्रोटीन के निर्माण में और साथ ही साथ लिपिड और वसा के स्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम तो आप सभी कहेंगे ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा। और लवक तो आप सभी कहेंगे केवल और केवल प्लांट में पाया जाने वाला कोशिकांग होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो आप सभी को मैंने बताया है कि रसधानी में सेल शेप भरा हुआ रहता है जो कोशिका को दृढ़ता और स्फीति प्रदान करता है। साथ ही बहुत सारे जो
पौधे के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कि स्टार्च, अमीनो अम्ल, शर्करा, इन सभी का वहां पे स्टोरेज भी होता है। और साथ ही जो पौधे के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें सर अपशिष्ट पदार्थ का वैक्यूल्स के थ्रू उत्सर्जन भी होता है या संग्रहण भी होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रसधानी के कार्य की चर्चा करी जा रही है इसमें संग्रहण भी होगा, ये कोशिका की अस्फीति और दृढ़ता प्रदान करने के लिए भी उपयोगी है, अपशिष्ट उत्सर्जन का भी शामिल है इसमें, लेकिन इसमें गमन नहीं होगा। तो जो सवाल है कि कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो गमन है ये राजधानी का कार्य नहीं है, बाकी तीनों क्या है, वैक्यूल्स के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखना, अंतः कोशिकता, इसी को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अब आपके माइंड में ये चीजें आ गई होगी कि जो आपका कोशिका झिल्ली होता है वो क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। और अमीबा जैसे जो जीव होते हैं वो अपना भोजन पकड़ने के लिए इसी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके सर फूड वैक्यूल्स यानी कि भोजन राजधानी बनाते हैं, जिस वजह से अमीबा भोजन ग्रहण कर पाता है। और कोशिका झिल्ली के लचीलापन के चलते एक कोशिकीय जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इंडोसाइटोसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है। मेरे मित्र हाइड्रिला, आम वृक्ष, कैक्टस, ये तीनों प्लांट हैं, जबकि जो जीवाणु है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती है। हम लोग सामान्य रूप से ये कहते हैं कि कवक और जीवाणु दोनों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, जबकि हाइड्रिला, आम वृक्ष, कैक्टस ये सब के सब क्या है, आप कहेंगे सर पादप है, जाहिर सी बात है सेलुलोज होगा। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया गया था, याद करिए थ्योरी वाले पोर्शन में। कैमिलो गोल्जी बाबा को, कैमिलो गोल्जी बाबा जब प्रोफेसर बने थे तो वो अपने किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहां पे उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग किया था। तो जो सवाल है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, तो सेल चैप्टर में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया और कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 की केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी केंद्रक के अलावा अगर हम लोग डीएनए की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और प्लास्टिड में भी होगा, और यहाँ ऑप्शन में केवल माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कोशिका का जो आपका रसोई अंगक है वो क्या है, हरित लवक, और कोशिका का जो रसोई घर है वो क्या है, रसोई अंग है वो क्या है, आप सभी कहेंगे पत्ती यानी कि लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। लिपिड किसके द्वारा बनेगा, चला चिकनी अंतःदाबी जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कहेंगे प्रोटीन के निर्माण में मदद करेगा। गोल्जी बॉडी तो आप कहेंगे सर सामान्य शर्करा से सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में ये मदद करेगा। और लवक तो आप सभी कहेंगे सर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने की थी। आप सभी याद रखना वर्चो ने की थी। किसने की थी, वर्चो ने की थी। और मेरे मित्र अर्नेस्ट हैकेल पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं, और रॉबर्ट हुक आप सभी कहेंगे कोशिका का सर्वप्रथम खोज इनके द्वारा किया गया। और स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया, तो आप सभी कहेंगे कोशिका से संबंधित कोशिकीय सिद्धांत थी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत निर्धारित किया गया या प्रतिपादित किया गया। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। मेरे मित्र याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें दिखने वाला एकमात्र सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70s प्रकार का होता है, और इसके दो यूनिट होते हैं, कौन कौन सा, 50s और 30s, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और अगर हम लोग यूकैरियोटिक में राइबोसोम की बात करेंगे, यूकैरियोटिक में राइबोसोम की बात करेंगे, तो याद रखना कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80s प्रकार का होता है, और इसका जो सब यूनिट होता है वो क्या होता है, 60s और 40s। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती।
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि राइबोसोम क्या है, छोटे छोटे खुरदरा कण जैसी संरचना है। दैट्स वाई इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर की बात करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम हो जाएगा। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। क्या कहिएगा कि सर लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण से होता है, इसीलिए बिना किसी डर के सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्दाबी जालिका, आप सभी कहेंगे आरईआर और एसईआर इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। केंद्रक कोशिका के वृद्धि और परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। कभी भी ये सवाल पूछा जाए कि निम्न में से केंद्रक कोशिका के लिए क्या करता है, तो आप सभी कहेंगे सर ये कोशिका के वृद्धि और परिपक्वन के लिए जिम्मेदार होता है। मेरे मित्र कोशिका में जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहे होते हैं उन सभी पे नियंत्रण का काम किसका होता है, इसी केंद्रक का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, आप सभी इससे परिचित हैं। नेक्स्ट है मेरे मित्र कि सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। क्या कहेंगे सर ल्यूवेनहॉक के द्वारा सजीव कोशिकाएं खोजी गई, जबकि मृत कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई। पुरकिंजे ने क्या किया, तो सर जीव द्रव का नामकरण किया था, जबकि जीव द्रव की खोज किसके द्वारा की गई, डुजार्डिन के द्वारा किया गया। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में मौजूद केंद्रक की खोज करा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में विसंगत कथन को चुनिए। अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है। परासरण की प्रक्रिया उसमें घुले हुए विलय की मात्रा से प्रभावित होती है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, हमको विसंगत जो स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है उसको सेलेक्ट करना है, तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा है कि झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा करा कि प्रोटीन और वसा के मिश्रण से जो झिल्ली बनने की प्रक्रिया होती है उसको झिल्ली जीवात जनन बायोजेनेसिस कहा जाता है, तो हमारा तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर है कि कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, बिल्कुल सही है। और मेरे मित्र कहा जा रहा है कि पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, जबकि आप क्या कहेंगे कि पादपों की कोशिका झिल्ली में हम लोग सेलुलोज शर्करा की बात करेंगे, जो क्या होते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर वो पॉलीसैकेराइड यानी कि आप कह सकते हो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यहाँ पे काइटिन की बात की जा रही है, जो क्या होगा, गलत होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि विसंगत कथन चुनिए। तो अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाने वाली जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, ये भी सही है। झिल्ली का निर्माण कार्बनिक अणु प्रोटीन और लिपिड से होता है, और कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाता है, तो ये बात तो सही है। सिर्फ गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे मित्र ये एनसीईआरटी के टोटल 29 एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे जो कि सेल से संबंधित थे, और मुझे उम्मीद है इन सभी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दुविधा नहीं रही होगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं टीसू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चन की। दोस्तों टीसू का जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, उपकला उत्तक। क्या होगा इसका आंसर। सवाल आपसे ये है कि इन चारों में से किस में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। आप सभी ध्यान रखना कि जब भी हम लोग टिश्यू की बात करते हैं, उत्तक की बात करते हैं, तो प्लांट में अलग पढ़ते हैं और एनिमल में अलग पढ़ते हैं। अगर हम लोग प्लांट टिश्यू की चर्चा करें, पादप उत्तक की चर्चा करें, तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो कैटेगरीज में रखते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है सर, दूसरा होता है हमारा अस्थाई उत्तक। अब जो अस्थाई उत्तक होते हैं इसको दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, जटिल अस्थाई उत्तक। ध्यान रखेंगे आप सभी कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सरल अस्थाई उत्तक की, इसमें कौन कौन आ जाता है, आप कहेंगे पेरेनकाइमा आ जाता है, और कौन आ जाता है, कोलेनकाइमा आ जाता है, और कौन आ जाता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर एस्केलेनकाइमा आ जाता है, एस्केलेनकाइमा आ जाता है। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं जटिल अस्थाई उत्तक की, इसके अंतर्गत जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है। ध्यान रखना कि पेरेनकाइमा को हम लोग मृदु उत्तक कहते हैं, कोलेनकाइमा को हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, ठीक है, और एस्केलेनकाइमा को आप सभी कहेंगे
दृढ़ उत्तक कहते हैं, दृढ़ उत्तक कहते हैं। अब मेरे मित्र पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा क्या होते हैं? जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। जबकि ये जो एस्केलेनकाइमा है ये क्या है सर? मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मेरे मित्र विभोज्योतक उत्तक के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के रूप में देखते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के रूप में देखते हैं। आपसे सवाल किसके बारे में करा जा रहा है सर? पेरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा और सर जो एस्केलेनकाइमा है उसके बारे में करा जा रहा है, और साथ में उपकला उत्तक है। तो उपकुला उत्तक तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जंतु उत्तक है। क्या है? जंतु उत्तक। और जंतु उत्तक अधिकांशतः क्या होते हैं? जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। जबकि जो पेड़ पौधा है उसके शरीर में पाया जाने वाला अधिकांश उत्तक मृत होता है। और मेरे मित्र जो पौधे के उत्तक होते हैं वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन मृदु उत्तक जो है वो जीवित कोशिका से बना होगा, स्थूल कोण उत्तक जीवित कोशिका से बना होगा, जबकि मृत कोशिका से दृढ़ उत्तक यानी कि एस्केलेनकाइमा बना होगा। इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि गलत वाक्य को चुनिए। पहला ऑप्शन है कि मृदु उत्तकों में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। दूसरा है कि स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं। तीसरा है कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक उत्तक अस्थायी होते हैं। फिर है कि विभोज्योतक कोशिकाएं की पारंपरिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में राजधानियां नहीं होती है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र सवाल आपसे ये करा जा रहा है कि गलत वाक्यों को चुनिए। ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोगों ने पेरेनकाइमा उत्तक की बात करा, जिसको हम लोग मृदु उत्तक कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पेरेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान अत्यधिक होता है। पेरेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में गैप पेरेनकाइमा में क्या होता है सर? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये ध्यान में रखना। ठीक। दूसरी बात आप सभी ध्यान रखेंगे कि कोलेनकाइमा में यानी कि स्थूल कोण उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है। क्या होता है सर? अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि दृढ़ उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता ही नहीं है। अगर हम लोग एस्केलेनकाइमा की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान रखेंगे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान नगण्य होता है। आप ये कह सकते हो नगण्य मतलब निग्लेबल, नगण्य होता है। तो मेरे मित्र एक चीज तो क्लियर है कि यहां जो कहा जा रहा है कि मृदु उत्तकों में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और वो भी अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। फिर स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं। आप जब स्थूल कोण उत्तक की संरचना को देखेंगे, स्थूल कोण उत्तक की संरचना आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगी। स्थूल कोण उत्तक की संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे किनारे में ये क्या होते हैं सर? मोटे होते हैं। किसके वजह से? सेलुलोज और पेक्टिन के उपस्थिति की वजह से। और मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर सवाल पूछ दे कि पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेरेनकाइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो याद रखना सेलुलोज से बनी होती है। और कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज एवं पेक्टिन से। किससे बनी होती है? सेलुलोज एवं पेक्टिन से। पेक्टिन से। ठीक है। क्या बनी होती है गुरुजी? सेल वॉल। और एस्केलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये क्या होती है? आप सभी कहेंगे सर लिग्निन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। तो आपका तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि सर जी जो स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं हैं वो किनारे पर अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं। किसके वजह से? सेलुलोज और पेक्टिन की उपस्थिति की वजह से। कह रहा है कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक उत्तक अस्थायी उत्तक होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम जो पौधे के शीर्ष भाग में होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। दूसरा होता है सर लेटरल मेरिस्टेम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और तीसरा क्या होता है?
इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभोज्योतक कहते हैं। अब ये जो विभोज्योतक उत्तक होते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। और मेरे मित्र, जब इसकी कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो यही उत्तक किस में बदल जाती है, अस्थायी उत्तक में बदल जाती है। मेरे मित्र, सवाल आपसे यह करा जा रहा है कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक उत्तक अस्थायी उत्तक होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने अभी जस्ट देखा है कि जो हमारा अस्थायी उत्तक होगा वो दो प्रकार के, सरल अस्थायी और जटिल अस्थायी। सरल अस्थायी में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेन्काइमा आएंगे, और जटिल अस्थायी में जाइलम और फ्लोएम आएगा। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि शीर्षस्थ एवं अंतरिष्ट विभोज्योतक उत्तक अस्थायी होते हैं। क्या होगा, आप कहेंगे गलत वाक्य है। मेरे मित्र, विभोज्योतक कोशिका की प्रारंभिक अवस्था में राजधानियां नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक उत्तक अस्थायी उत्तक होते हैं, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। अब ध्यान देना आप सभी कि जो विभोज्योतक उत्तक होता है, मान लो कि ये कोई पेड़ है, ये कोई क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ का तो आप कहेंगे सर जड़ भी होगा, पेड़ में क्या होगा, जड़ भी होगा। और याद रखना कि रूट में पेड़ के जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक मौजूद होता है, यहाँ पे शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक मौजूद होता है, एपिकल मेरिस्टेम मौजूद। मेरे मित्र, ये पौधे का शीर्ष भाग है, यानी कि टिप भाग है। तो यहाँ पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। तो पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक होता है। अब ये जो तना है, इसकी मोटाई में वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेवार उत्तक होता है, सर पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक जिम्मेवार होता है, जिसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र, जो पौधे की टहनियां होती है वहां पे क्या होता है, अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान रखना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पौधे के शीर्ष भाग के बढ़ने में शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, पौधे की जड़ की लंबाई के वृद्धि में शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, तना के मोटाई में पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक, और पर्व की शाखा में आप सभी कहेंगे अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक होगा। सवाल आपसे ये करा जा रहा है कि तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है, आप सभी कहेंगे सर पार्श्वस्थ विभोज्योतक के कारण क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी कोशिकाओं में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती। मेरे मित्र, याद रखना कि छिद्रित कोशिका भित्ति का मतलब क्या हुआ, जिसके कोशिका में छिद्र हो, होल हो। अब ऑप्शन में है वाहिनिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि सर ये सब चीज कहां मिलेगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी हम लोग पौधे के जटिल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं, जब भी हम पौधे की किसकी बात करते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर जटिल अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका जाइलम, पहला कौन सा होता है, जाइलम। और दूसरा कौन सा होता है, आप सभी कहते हैं फ्लोएम होता है गुरुजी। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि जाइलम की अगर हम संरचना की बात करें, इसमें जाइलम वाहिका होता है, फिर क्या होता है, आप सभी कहते हैं वाहिनिका होता है, और क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर जाइलम पेरेन्काइमा होता है, और क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको हम लोग जाइलम मृदु उत्तक भी बोलते हैं। और फिर क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जाइलम फाइबर भी होता है, यानी कि जाइलम रेशा भी होता है। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सिव ट्यूब, जिसको यहाँ पे चालनी नलिका बोला जा रहा है, चालनी नलिका बोला जा रहा है, ये होता है। साथ में क्या होता है, साथी कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहचर कोशिका भी कहते हैं। साथी कोशिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहचर कोशिका कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कंपेनियन सेल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर चालनी नलिका कंपेनियन सेल के बाद जो है इसमें जाइलम फाइबर भी होता है। क्या होता है, जाइलम फाइबर, यानी कि जाइलम रेशा भी, सॉरी जाइलम रेशा कह रहे हैं, फ्लोएम फाइबर भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम रेशा कहते हैं। फ्लोएम फाइबर भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम रेशा भी कहते हैं। और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी पाया जाता है, ठीक है, फ्लोएम मृदु उत्तक जिसको कहते हैं। याद रखना आप सभी, ये वाहिनिका है, इसमें क्या होते हैं, तो सर जो जाइलम की वाहिका और वाहिनिका है,
ये मिल करके क्या करती है, जल संवहन को सुगम बनाती है। और ये जो चालनी नलिका है, ये जो चालनी नलिका है, ये क्या करती है, तो आप सभी कहते हैं सर भोजन के संवहन में मदद करती है, क्योंकि जाइलम जल का संवहन करेगा, फ्लोएम भोजन का संवहन करेगा। तो मेरे मित्र वाहिनिका, चालनिका और वाहिकाएं, इन सभी में छिद्रित कोशिका भित्ति होगी, लेकिन सर जो साथी कोशिका या सहचर कोशिका कंपेनियन सेल होती है, इसमें छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होगी। इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि आंत्र में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिका का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। मेरे मित्र ध्यान देना, यहाँ पे आंत्र में पचे हुए भोजन के अवशोषण की बात करी जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जहां पे भी अवशोषण एवं श्रवण होगा, अवशोषण अवशोषण एवं श्रवण, जहां पे भी अवशोषण एवं श्रवण की बात की जाएगी, आप कौन सा उत्तक नाम लिखेंगे, स्तंभाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो भाई मेरे जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है और उपकला कोशिका का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, आप सभी कहेंगे सर स्तंभाकार उपकला उत्तक इसके लिए उत्तरदायी है। अस्तरित सल्की उपकला उत्तक, मेरे मित्र ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं उपकला उत्तक की, तो ये जो उपकला उत्तक होते हैं इसको मेनली हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा हो गया अस्तरित उपकला उत्तक, दूसरा क्या होता है आपका स्तंभाकार उपकला उत्तक, तीसरा क्या होता है घनाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। और मेरे मित्र हम लोग एक पक्षमाभी उपकला उत्तक के रूप में भी देखते हैं। पक्षमाभी मतलब सिलिएटेड, इसको हम लोग बोलते हैं। तो मेरे मित्र अस्तरित सल की उपकला उत्तक का मतलब क्या होता है कि उपकला उत्तक लेयर बाय लेयर में सजा हो। जैसे कि आप अपने स्किन को काटेंगे तो पूरा स्किन एक ही बार में नहीं कटेगा, स्किन का पहला लेयर कटेगा, फिर जोर से ब्लेड मारोगे तो दूसर का लेयर। तो आपका जो त्वचा है वो लेयर में बटा हुआ है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि अस्तरित सल के उपकला उत्तक, जिसको हम लोग एस्ट्रिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ये कहां देखने को मिलता है, आप कहेंगे त्वचा में देखने को मिलता है। मेरे मित्र घनाकार उपकला उत्तक कहां देखने को मिलेगा, तो जो आपका श्वेत ग्रंथि है या फिर जो लार ग्रंथि है, इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप सभी याद रखना घनाकार उपकला उत्तक। बेसिकली घनाकार उपकला उत्तक ही क्या होता है सर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण करता है, यानी कि ग्रंथिल कोशिका का निर्माण करता है। और यही घनाकार उपकला उत्तक जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो सर ग्रंथि का निर्माण करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अस्थियां अपने स्थान से हट गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। हाथ का कहा जा रहा है कि दोनों बड़ी हड्डियां अस्थि अपने स्थान से हट गई। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि बोन और बोन किससे जुड़ा होता है, तो बोन और बोन जुड़ा होता है, बोन और बोन जुड़ा होता है लिगामेंट से। किससे, लिगामेंट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। और मेरे मित्र बोन और मसल्स किससे जुड़ा हुआ रहता है, बोन और मसल्स किससे जुड़ा हुआ रहता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी टेंडन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कंडरा कहते हैं। तो भाई मेरे दो हड्डी टूट करके अलग हो गई, मतलब उसका लिगामेंट टूट गया। तो पहला ऑप्शन है कंडरा का टूटना, बिल्कुल नहीं। हड्डी जब मांसपेशी से अलग होती तब कहते कंडरा। कंकाल पेशी का टूटना, बिल्कुल नहीं। कंकाल पेशी किसको कह रहे हैं, तो याद रखना आप सभी कि ऐच्छिक पेशी को कंकाली पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी को कंकाली पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी को कंकाली पेशी भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब मेरे मित्र तीसरा ऑप्शन है स्नायु का टूटना, आप कहेंगे सर बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोन और बोन लिगामेंट से जुड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि जब लिगामेंट टूटा होगा तो हड्डी झूलने लगा होगा आपस में। मेरे मित्र एरुलर गर्तिका उत्तक का टूटना, तो याद रखना एरुलर उत्तक को वायुत्तक उत्तक भी कहते हैं, और ये उत्तकों के मरम्मत में सहायक होता है। आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
मेरे मित्र जब भी हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो अपने हाथ पैर को मूव कर रहे होते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे हाथ में मूवमेंट हो रहा है, पैर में मूवमेंट हो रहा है, कभी यहाँ आ रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं। तो मेरे मित्र वही कहा जा रहा है कि काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। दूसरा ऑप्शन है कि चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। तीसरा है कंकाली पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। और चौथा है आपका कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी बताइएगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे इच्छा से होते हैं। हमारे बॉडी के द्वारा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारे इच्छा से होते हैं। अब जैसे कि हमको हाथ ऐसे हिलाना है तो हम ऐसे हिलाएंगे, नहीं हिलाना है तो हम ऐसे ही रखेंगे। ये जो हाथ का मूवमेंट है ये हमारी इच्छा पे डिपेंड है, लेकिन हमारे पलक का मूवमेंट, टिप्पणी का मूवमेंट आप कहेंगे इच्छा पे डिपेंड नहीं है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना, पहला चीज तो शरीर में गति का कारण पेशी उत्तक है। शरीर में गति का कारण कौन सा उत्तक है? आप सभी कहेंगे पेशी उत्तक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू है। ये क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर पेशी उत्तक शरीर में गति का कारण बनता है। शरीर में गति का कारण आप सभी कहेंगे शरीर में गति का कारण मसल्स है, पेशी उत्तक है। अब आप सभी ये ध्यान रखना कि हाथ पैर ये कैसे अंग है? आप सभी कहेंगे इच्छित अंग है। इसको हम लोग वॉलेंट्री ऑर्गेन कह सकते हैं। हम इसमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि जो पेशी होता है यानी कि मसल्स होता है, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? ऐच्छिक पेशी, मतलब जिसमें हम अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। ऐच्छिक पेशी को ही हम लोग कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र कंकाली पेशी वो मसल्स होती है, वो ज्यादातर क्या होती है? बोन से जुड़ी हुई रहती है। दूसरा क्या होता है? अनैच्छिक पेशी। मेरे मित्र अनैच्छिक पेशी को हम लोग चिकनी पेशी के नाम से भी जानते हैं। अनैच्छिक पेशी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? चिकनी पेशी के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है आपका हृदय पेशी, जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी हो, रेखित पेशी हो, कंकाली पेशी हो, तीनों एक के हैं। अब ऐच्छिक पेशी कंकाली पेशी इसलिए कहलाती है क्योंकि सर ये ज्यादातर में मामले में क्या होती है? सर ये हमारे स्केलेटल से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। अब अगर हमें काम करते समय या दौड़ते समय हाथ पैर को हिलाना है तो मेरे मित्र जाहिर सी बात है कि हाथ पैर में जो मसल्स होंगे वो कंकाली पेशी कहलाएगी। तो जो पेशी संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करेगी उसके लिए तो चाहिए कि वो कंडरा को क्या करे? मूवमेंट कराए। क्योंकि यहाँ पे हाथ पैर इत्यादि को मूवमेंट कराना है तो पेशी में, मसल्स में हमें मूवमेंट कराना होगा। अब वैसे मसल्स जो हमारे हाथ पैर में मौजूद हैं वो क्या है? कंकाली। और मेरे मित्र जो कंकाली पेशी होंगे वो किसके साथ जुड़े होंगे? आप सभी कहेंगे सर बोन के साथ, टेंडन के सहारे, यानी कि कंडरा के सहारे जुड़े होंगे। तो यहाँ पे पहला है कि चिकनी पेशी तो होगा नहीं क्योंकि ये अनैच्छिक पेशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाथ पैर में चिकनी पेशी मिलेगा नहीं। तीसरे ऑप्शन में दो में चिकनी पेशी है तो ये तो ऐसे ही चला गया। तीसरा है कि कंकाली पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। मेरे मित्र कंकाली पेशी में ये स्नायु जो है ये क्या करेगी? ये स्नायु तो बोन और बोन को जोड़ती है। जैसे ही हम मसल्स का बोन से जुड़ाव देखेंगे तो वहां पे कहेंगे कंडरा होगा, टेंडम होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी चला गया। चौथा ऑप्शन है कि कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कौन सा पेशी का जोड़ा अनैच्छिक पेशी के जोड़े के रूप में कार्य करता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि ऐच्छिक पेशी जिसको रेखित पेशी या कंकाली पेशी कहते हैं, मेरे मित्र ये हमारे इच्छा अनुसार मूवमेंट करता है। लेकिन अनैच्छिक पेशी के रूप में हम लोग किसको देखते हैं? सर चिकनी पेशी को अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। और जो हृदय पेशी है वो भी आपका इजाजत लेकर के नहीं धड़कता है, ठीक है? वो जीवन भर सर बिना थके बिना रुके धड़कते रहता है। तो हृदय पेशी भी आपका क्या है? एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। हृदय पेशी भी क्या है?
एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है, तो आप सभी कहेंगे कि 2 और 3 हमारे क्या है, अनैच्छिक पेशी के रूप में ऐसा युग्म है जो काम करेगा। ठीक है, बाद बाकी कंकाली पेशी आप कहेंगे सर ऐच्छिक पेशी के रूप में देखा जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि पादपों में विभोज्योतक उत्तक स्थानीकृत एवं अस्थायी होते हैं, फिर है कि कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते, तीसरा है कि स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं, और चौथा है कि परिणाम में बढ़ते रहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? मेरे भाई, पादपों में विभोज्योतक उत्तक की चर्चा करी जा रही, मेरिस्मेटिक टिश्यू की चर्चा करी जा रही। अब मामला समझो मेरे भाई कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, विभोज्योतक उत्तक है, ये पौधे के उस भाग में मिलेगी जहां पे कोशिका विभाजन लगातार हो रहा है, या आप यूं कह लो कि सर पौधे के वृद्धि वाले इलाके में कौन सा उत्तक देखने को मिलती है, विभोज्योतक उत्तक देखने को मिलती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू देखने को मिलती है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि इस विभोज्योतक उत्तक में क्या होती है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, और तभी तो ये पौधे में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पौधे के जो भी वृद्धि वाले इलाके हैं, चाहे वो तना का शीर्ष भाग हो, जड़ की लंबाई हो, तने की मोटाई हो, टहनी के पर्व की वृद्धि हो, इन सभी जगह पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? आप सभी कहते हैं सर विभोज्योतक उत्तक, यानी कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो देखने को मिलता है। तो मेरे मित्र, आप ये कह सकते हो कि वृद्धि वाले इलाके में विभोज्योतक देखने को मिलेंगे, तो इसका तो जगह फिक्स होगा। कहां कहां? आप कहेंगे सर पादप तना के शीर्ष में, पादप तना के जड़ की लंबाई के वृद्धि के लिए। आप कहोगे सर पादप तना के पादप तना के गर्थ के मोटाई के लिए। तो मेरे मित्र, एक पहला चीज तो ये स्थानीकृत होंगे, और दूसरा क्या होगा, तो सर इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, इसलिए ये विभाजनकारी कोशिका से बने होंगे। दैट्स व्हाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि पौधे के मतलब जो ऊपरी त्वचा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। या हम लोग के बॉडी में भी जो बाह्य त्वचा का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मल सेल कहते हैं, या एपिडर्मल लेयर कहते हैं। तो क्या रहा है कि निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसीय विनिमय, जल संवहन, वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा इसका? ध्यान रखना कि जल संवहन जब भी होगा तो जाइलम के थ्रू होगा। जल संवहन के लिए एपिडर्मल कोशिका का कोई उपयोग नहीं है। तो आप सभी कहेंगे कि प्रतिकूल, चूंकि हमारा जो शरीर है ये हमको मतलब क्या करता है सर, अलग अलग पर्यावरण बाह्य कारक से बचाता है। ये आपके शरीर के जो और आंतरिक अंग है उसको ढकने का काम करता है। उसी तरीके से अगर हम पौधे में देखते हैं तो जो एपिडर्मल लेयर रहता है वो प्रतिकूल परिस्थिति से तो बचाता ही बचाता है, साथ में सर गैसीय विनिमय में भी सहायक होता है और वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करता है, लेकिन जल संवहन में इससे कोई मदद नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरे भाई सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सर जो एपिडर्मिस कोशिका होती है या एपिडर्मिस लेयर होती है ये जल संवहन में मदद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। रुधिर के आधात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन होते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्लड का आधात्री मैट्रिक्स किसको बोला जा रहा है? चला प्लाज्मा को बोला जा रहा है। ठीक है, और आप सबों को मालूम है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य चुनना है तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सर ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन मौजूद होते हैं। फिर है कि दो अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही है। तीसरा है कि कंडरा रेशहीन एवं कमजोर फ्रैजाइल उत्तक होते हैं। यह बात मेरे मित्र गलत है। क्यों? क्योंकि कंडरा जो है वो रेशा मजबूत फ्रैजाइल उत्तक है। इसीलिए क्योंकि हमारा जो मसल्स है वो बोन के साथ टेंडन यानी कि कंडरा से जुड़ा हुआ है, और अगर ये मेरे मित्र क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, रेशाहीन हो, आप कहेंगे सर कोई भी हमारे बॉडी को छुएगा तो वो मांस लेके निकलेगा, जबकि ऐसा होता है नहीं। हमारे बॉडी से मांस तभी अलग होती है जब जोर से चोट लगता है, डीप मतलब कह सकते हो गहरा असर होता है चोट का। अगर कंडरा रेशेहीन और कमजोर फ्रैजाइल उत्तक होता तो ऐसा होता कि कोई भी किसी की बॉडी को छूता तो उसके बॉडी से मांस लेकर के आता। ये बात क्या है सर? गलत है। उपास्थि संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। बिल्कुल सही है। अस्थि एवं उपास्थि क्या है? कंकाली संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अशुद्ध वाक्य चुनना था तो सर अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है
कि निम्न में से किस में उपास्थि नहीं पाई जाती है, यानी कि कार्टिलेज नहीं पाई जाती है। मेरे मित्र ध्यान रखना कि कार्टिलेज, उपास्थि जो होती है क्या होता है, मुलायम और लचीला होता है। और हमारा जो ये कान है सर ऐसे ऐसे लचते रहता है, ये नाक ऐसे ऐसे लचते रहता है, ये जो हमारा गला है यहाँ पे भी उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। तो जो भी आपका अंग लचीला है वहां पे सर उपास्थि की मौजूदगी होती है। और नाक, कान, कंठ, मैंने तीनों का एग्जांपल पहले ही बता दिया ऑप्शन देखने से पहले कि नाक, कान और कंठ, इस तीनों जगह पे सर उपास्थि होंगे, लिगामेंट, कार्टिलेज होगा। लेकिन मेरे मित्र जो ब्रिक है ये एक मस्कुलर संरचना है, यहाँ पे कोई उपास्थि नहीं होती है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। याद रखना हमारे शरीर में वसा की गोलिकाओं को भंडारण करने के लिए एडिपोज टिश्यू है, जिसको हम लोग वसा उत्तक के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वसामय उत्तक कहते हैं। मेरे मित्र अस्थि और उपास्थि आप सभी कहेंगे कि दोनों कंकाली संयोजी उत्तक के उदाहरण है, और घनाकार उपकला उत्तक आप कहेंगे उपकला उत्तक के उदाहरण है। और यही घनाकार उपकला उत्तक सर मैच्योर होकर के क्या करती है, ग्रंथिल कोशिका का निर्माण करती है। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। मेरे मित्र अस्थि के जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें किसकी अधिक मात्रा होती है। आप सभी ध्यान में रखना कि जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा होगी। तो मेरे मित्र ऑप्शन है आपका फ्लोराइड एवं कैल्शियम की, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं फास्फोरस की, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सर अस्थि की जो अधात्री होगी यानी कि मैट्रिक्स होगी वो किससे बनी होगी, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होगी। नेक्स्ट, कई बार सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि अस्थि में मौजूद होता है, आप कहेंगे कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि संकुचनशील प्रोटीन कहां पाई जाती है। आपके बॉडी में जो गति होती है वो किसके वजह से, पेशी उत्तक के वजह से। और पेशी उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन जिसको हम लोग एक्टिन और मायोसिन के नाम से जानते हैं, ये जो संकुचनशील प्रोटीन है चला, इसको हम लोग मायोसिन या फिर एक्टिन के नाम से जानते हैं। मायोसिन या एक्टिन नामक क्या होती है, आप कहेंगे संकुचनशील प्रोटीन होती है। किसमें मौजूद होगा, आप कहेंगे पेशी में, और इसीलिए हमारा पेशी गति का कारण बनता है। और हम लोग ये कहते भी हैं कि सर मनुष्यों के शरीर में गति पेशी उत्तक के कारण होती है। और पेशी उत्तक के कारण क्यों होती है, क्योंकि पेशी उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, जिसको मायोसिन और एक्टिन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है आहार नाल में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर भोजन को अगर हम निगलते हैं तो फिर उसके उगलने का चांस बहुत कम रहता है, वो सीधे एकदम पेट में चला जाता है। तो जो आहार नाल है वो क्या है, अनैच्छिक पेशी से बना हुआ, वहां पे अनैच्छिक क्रियाएं होती है। पाद मतलब क्या हुआ, पैर, तो पैर को तो हमारे मन से चलना होगा, हमको मन होगा तो फलनामक दरवाजे पे जाएंगे, नहीं मन होगा नहीं जाएंगे। तो मेरे मित्र पाद में क्या होगा, ऐच्छिक पेशी होगा, ठीक है। और आंख की परितारिका आइरिस में आप कहेंगे अनैच्छिक, फेफड़ों की श्वसनी में आप कहेंगे अनैच्छिक। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा 16 आपका 2 बार रिपीट कर दिया गया है मेरे मित्र, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, मे बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि तंत्रिका उत्तक कहां नहीं पाए जाते हैं। मेरे मित्र मस्तिष्क में तो तंत्रिका उत्तक रहेगा ही रहेगा, मेरुरज्जु में भी मिलेगा और तंत्रिका तंत्र में भी मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा, आप सभी कहेंगे कंडराओं में नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है। मेरे मित्र याद रखना कि तंत्रिका कोशिका की अगर हम लोग संरचना की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस तरीके का दिखाई पड़ता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना, आप सभी ये ध्यान देना कि यहाँ पे आपको इस तरीके का संरचना दिखता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी या साइटोस्टोम कहते हैं। ये जो संरचना है इसको हम लोग द्रुमिका या फिर डेंड्राइट्स कहते हैं। और मेरे मित्र इस वाले संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। तो क्या रहा है कि तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है, तंत्रिकाक्ष आप कहेंगे बिल्कुल होगा, तंत्रिका के अंतिम सिरे, इसको हम लोग तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं, यानी कि नर्व टर्मिनल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नर्व टर्मिनल कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और द्रुमिका डेंड्राइट्स तो होगा ही। कंडरा कहीं नाम सुने क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो बोन और मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? कंडरा, वसा उत्तक, एरोलर, उपास्थि। मैंने अभी जस्ट बताया था किसी क्वेश्चन में कि ये जो एरोलर उत्तक है ये उत्तकों की मरम्मत में काम करता है। और स्पेशली वायुतक उत्तक कहां होते हैं? तो सर त्वचा और अंगों के बीच में होते हैं। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो गर्तिका है यानी कि एरोलर उत्तक है, ये क्या करती है? उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। मेरे मित्र कंडरा आप सभी समझ रहे हैं, उपास्थि भी समझ रहे होंगे और वसा उत्तक भी। आप कहेंगे वसाओं का संग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? कंकाल पेशी, हृदय पेशी, चिकनी पेशी, ऐच्छिक पेशी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा ये हृदय पेशी होगा, यहाँ पे हृदय पेशी, ठीक है, जो हमारा हृदय पेशी है ये बिना थके बिना रुके जीवन भर लगातार कार्य करता है। जबकि ऐसा कोई भी और शरीर का अंग नहीं है जो जीवन भर कार्य करे। जिस दिन सर हृदय रुक गया समझो उस दिन व्यक्ति भी रुक गया। तो हृदय पेशी जीवन भर बिना थके लगातार कार्य करता है, ये बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थि में उत्तकों में पाई जाती है? मास्ट कोशिका, फिर है क्षारक रोगी, बैसोफिल, ऑस्टियोसाइट, उपास्थि अणु। मेरे मित्र यहाँ पे उपास्थि में उत्तक की बात करी जा रही है, तो आप सभी कहेंगे मास्ट कोशिका नहीं होगा, बैसोफिल रक्त के लिए होता है, ऑस्टियोसाइट हमको हड्डी में मिलेगा, उपास्थि में उपास्थि अणु मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में जाइलम अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बना होता है। आप सभी ये याद रखेंगे कि जाइलम अधिकांशतः मृत कोशिका से बना होता है, अधिकांशतः मृत कोशिका से बना होता है, मृत कोशिका से बना होता है। जाइलम अधिकांशतः किससे बना होता है? आप सभी कहेंगे मृत कोशिका से बना होता है। परंतु जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? तो आप सभी याद रखना जीवित कोशिका से बना होता है। परंतु जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? जीवित कोशिकाओं से बना होता है। अब मेरे भाई आप सभी ध्यान रखना इसी तरीके से क्या कि जो फ्लोएम है ये क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि फ्लोएम अधिकांशतः जीवित कोशिका से बना होता है। फ्लोएम अधिकांशतः जीवित कोशिका से बना होता है। परंतु मेरे मित्र फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेशा मृत कोशिका से बना होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे क्या कि सर जो जाइलम उत्तक है वो क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि जाइलम उत्तक अधिकांशतः मृत कोशिका से बना होगा, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा आप सभी कहेंगे जीवित कोशिकाओं से बना होगा। किससे? जीवित कोशिकाओं से। लेकिन मेरे मित्र जो आपका फ्लोएम है ये अधिकांशतः जीवित कोशिका से बना होता है। अब इसको फ्लोएम रेशा बोल लो या फिर फ्लोएम तंतु बोल लो, यहाँ पे आप इसको सुधार लेना, फ्लोएम रेशा बोल लो या फ्लोएम तंतु बोल लो। फ्लोएम तंतु बोल लो, ये किससे बना होगा? सर मृत कोशिका से। तो आप सभी कहेंगे कि हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ है, आप कहेंगे फ्लोएम तंतु निर्जीव पदार्थ है। फ्लोएम तंतु आप कहेंगे निर्जीव पदार्थ है, क्यों? क्योंकि ये सर मृत कोशिका से बना होता है। जबकि अगर सवाल पूछ दिया जाता कि जाइलम में जीवित पदार्थ होते हैं तो आप कहते जाइलम पेरेन्काइमा। चलो अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? सहचर कोशिका, लाल रुधिर कणिकाएं, वाहिका और चालनी नली कोशिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? सवाल आपसे यह करा जा रहा है कि किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है। तो
तो मेरे मित्र याद रखना कि वाहिका, लाल रुधिर कणिकाएं, चालनी नलिकाएं, इन सभी में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो मैच्योर होने के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन सहचर कोशिका में आप सभी कहेंगे सर मैच्योर होने के बाद जो आपका परिपक्वता है, मैच्योर के बाद केंद्रक लोप नहीं होता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है। सर मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, आप सबों को मालूम है कि मरुस्थल में जल की जो मतलब आवश्यकता होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन उपलब्धता कम रहती है। तो मेरे मित्र उसी तरीके से उस क्षेत्र के जो पौधे होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मरुस्थलीय पौधे के शरीर के ऊपर में क्या होता है, क्यूटिकल का एक लेयर होता है, और मेरे मित्र ये क्यूटिकल का लेयर क्या करता है, तो जो पौधे से जल का हानि होता है उसको रोकता है। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उपत्वचा क्यूटिकल जो है वो क्या करता है, आप सभी कहेंगे मरुस्थलीय पौधे में जल ह्रास की दर को कम करता है। ये जो सुबेरिन नामक रसायन है ये क्या होता है सर, कॉर्क कोशिका के ऊपर होता है। सुबेरिन नामक रसायन किसके ऊपर होता है, कॉर्क कोशिका के ऊपर होता है। और लिग्निन आप सभी कहेंगे सीमेंट जैसा एक दृढ़ पदार्थ है जो कि एस्केलेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट स्टोमाटा तो आप समझ ही रहे हैं, रंध्र क्या होगा। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्व संवहन में सहायता करने वाला उत्तक कौन सा है। मेरे मित्र जल के संवहन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम के कई पार्ट होते हैं, वाहिका और वाहिनिका जल संवहन को सुगम बनाते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा सर पौधे में जल के पार्श्व संवहन में मदद करता है और भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे जाइलम मृदु उत्तक आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सर ये जाइलम मृदु उत्तक ही पौधे के सभी शाखाओं में जल के पार्श्व संवहन में मदद करेगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं आपस में मिलकर के आप क्या कहेंगे, जल संवहन प्रणाली बनाती है। पार्श्व संवहन जाइलम मृदु उत्तक के द्वारा होता है, भोजन का संग्रहण जाइलम मृदु उत्तक में होता है, ये ध्यान रखना। स्थूल कोण उत्तक आप कहेंगे पौधे में सर लचीलापन लाता है, स्थूल कोण उत्तक पौधे में लचीलापन लाता है। देखो इस सवाल को कि खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ते रहता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है। कह रहा है कि खेत में जो उगा हुआ गन्ने का पौधा होता है उसके अगर आगे वाले भाग को काटकर हटा भी दिया जाता है तो पौधा लंबाई में बढ़ते रहता है, ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। कैम्बियम के कारण बिल्कुल नहीं, शीर्षस्थ विभोज्योतक बिल्कुल नहीं, पार्श्वीय विभोज्योतक बिल्कुल नहीं, अंतर्वेशी विभोज्योतक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि सर गन्ने के पौधे के जो तना होते हैं उसके बेस में क्या मौजूद होता है, इंटरकैलरी मरिस्मेटिक टिश्यू मौजूद होता है, जो गन्ने के पौधे को अगर आप काट भी दो तो उसके सर वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी गन्ना का पौधा को काटा जाए आप कहेंगे अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात यह कील निचले स्तर पर आ जाएगी, उच्च स्तर पर आ जाएगी, उसी स्थान पर बनी रहेगी, पार्श्व में पहुंच जाएगी, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी वृक्ष हो, मान लेते हैं कि यह हमारा एक वृक्ष है और इस वृक्ष में हम क्या करते हैं, तो सर एक कोई कील जमीन कह रहा है कि भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दे, यहां पे हम ठोक दें एक कील, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जब हम ठोके हैं ये पेड़ बढ़ेगा, तना बढ़ेगा, तो तना बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी है कि कील भी इसके साथ जाएगा। आप कहेंगे कील तो यहाँ का यूं बना रहेगा, तो आप कहेंगे सर कील उसी स्थान पर बने रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि मृदु उत्तक कोशिकाएं होती है अपेक्षाकृत अभिष्टीकृत एवं पतली भित्ति वाली, मोटी भित्ति युक्त एवं विशिष्टीकृत भित्ति वाली, लिग्निन युक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मेरे मित्र पेरेन्काइमा की कोशिका होती है वो पतली होती है और साथ ही साथ इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा होता है, तो मोटी भित्ति युक्त होगा नहीं, लिग्निन युक्त होगा नहीं, उपरोक्त में से तो एगो है और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए कि अपेक्षाकृत अपशिष्टीकृत एवं पतली भित्ति वाली होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण आता है। आप सभी कहेंगे स्थूल कोण उत्तक पादपों में लचीलापन लाता है। हरित उत्तक मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान रखना कि ग्रीन टिश्यू या वैसा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति हो,
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30 कि कौर कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से जल तथा गैसों के लिए पारगमता समाप्त हो जाती है। अभी जस्ट मैंने बताया कि कौर कोशिका में सुबेरीन नामक पदार्थ मिलता है, जिस वजह से क्या होती है, आप सभी कहते हैं जल और गैसों के पारगमता समाप्त हो जाती है और जो पौधे का आंतरिक लेयर होता है वो सुरक्षित महसूस करता है। अगला है कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव हो पाती है। अंतर्विष्ट विभोज्योतक उत्तक, संवहन उत्तक, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, मृदु उत्तक, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र स्थलीय पर्यावरण की बात करी जा रही है और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी पौधा जो स्थलीय पर्यावरण में अपने आप को सरवाइव कर रहा है वो किसके वजह से, संवहन तंत्र के मौजूदगी की वजह से। और पौधे में जो विकास हुआ है उसके लिए कौन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप कहेंगे संवहन उत्तक। तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, आप सभी कहेंगे सर संवहन उत्तक के कारण संभव होती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है कि गलत वाक्य का चयन कीजिए। मेरे मित्र इन चारों स्टेटमेंट में से आपको गलत कौन सा है ये चूज करना है। पहला है कि मैट्रिक्स का स्वरूप उत्तकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, बिल्कुल सत्य है। अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि गुरुजी अलग अलग उत्तकों का जो मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम लोग रक्त के लिए बात करते हैं तो रक्त का तरल आधात्री क्या है, तरल मैट्रिक्स क्या है, आप कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें प्रोटीन, लवण और बहुत सारे महत्वपूर्ण यौगिक मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग अस्थि हड्डी के लिए किसकी बात करते हैं, सर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जो मैट्रिक्स का स्वरूप होगा वो उत्तकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। दूसरा है कि वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना, जो वसामय उत्तक होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, वो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के मध्य में होता है, जहां पे क्या होती है सर, वसा का संग्रहण होता है। तो अगर यहाँ पे सीधे सीधे ये कहा जाए कि वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। तीसरा है कि उपकला उत्तकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों सर, इसलिए क्योंकि उपकला उत्तक के मध्य में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है, नग्न माना जा सकता है या ना के बराबर माना जा सकता है, और इसी वजह से उपकला उत्तक के जो लेयर होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि उपकला उत्तकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है, सीधे सीधे ये कह देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उपकला उत्तकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है, तब ये स्टेटमेंट सही होता। स्थान होते हैं, ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेरे मित्र चौथा है कि रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रिक एवं अशाखित होती है। रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी को बोला जाता है, और ऐच्छिक पेशी में एक से अधिक केंद्रक होते हैं और इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी सही होगा। गलत स्टेटमेंट चुनना था और गलत स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज पौधे में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं। वाहिकाएं, चालनी नलिका, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र याद रखना, यहां अनावृत पौधे जिम्नोस्पर्म की बात करी जा रही है, और मेरे मित्र इसका मतलब क्या हुआ, वैसा पौधा जिसके बीज के ऊपर में कोई आवरण नहीं होता उसको अनावृत बीज पौधे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और याद रखना कि जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीज पौधे में जल संवहन सर वाहिनिका के थ्रू होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके इस टिश्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में टोटल 33 सवाल थे, जिसको आप सभी ने हमारे साथ कर लिया, और इसी के साथ आपका न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्लास 9th बायोलॉजी का टोटल पोर्शन है सेल और टिश्यू वो कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।